हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेटिक्स। आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल का। हमने दो टाइप्स पढ़ लिए। फर्स्ट था हमारे पास हायरार्किकल मॉडल और सेकंड था हमारे पास नेटवर्क मॉडल। तो आज हम थर्ड पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा होता है जनरली रिलेशन को शो करने के लिए टेबुलर फॉर्म में सेव करते हैं हमारे पास। तो इन रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल्स। तो जो भी डेटा का होता है उसको सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल्स के फॉर्म में सेव करते हैं। ईच ऑफ विच कंटेंस रिकॉर्ड फॉर वन एंटिटी। तो हर एक एंटिटी के लिए क्या उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस एंटिटी के लिए रिकॉर्ड करते हैं। दिस टेबल्स आर लिंक्ड बाय कॉमन डेटा नोन एज की। तो जो भी लिंक इंटरलिंकिंग होती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, जिसका की के थ्रू। की एक होता है जो इंटर रिलेशनशिप उनके बीच में शो करती है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक क्वेरी और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टेबल्स। और ग्रुप ऑफ टेबल्स जितना भी डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में ग्रुप ऑफ टेबल्स होता है, तो उनके ऊपर क्वेरी रन की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल है, सबसे पहले हमारे पास है लैंड टाइटल टेबल के अंदर। इसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 या 001 002 003 004। फिर उसकी हमारे पास लैंड की आईडी क्या है और उसका एरिया कितना है, हमारे पास एरिया शो कर रखा है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, एरिया हमारे पास कौन कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा जो भी अवेलेबल है उसको स्टोर किया गया है। अगर इस टेबुलर फॉर्म में करते हैं, फिर उसके अंदर भी जो हमारे पास सेकंड है उसका अंदर भी जो भी डेटा होगा पार्सल टेबल। फिर उसके अंदर हमारे पास ओनर टेबल, एट्रीब्यूट सेट 2 और एट्रीब्यूट सेट 3। तो जितना भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास उस सबको टेबुलर फॉर्म में ही सेव करता है। अब उसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो सबसे पहले हमारे पास लैंड टाइटल के बेसिस पे है। उसके बाद हमारे पास पार्सल के बेसिस पे है कि साइज़ ऑफ पार्सल अगर गिवन है तो हमारे पास LID के बेसिस पे क्या साइज़ है उनका, उसके लिए अलग से टेबल बना ली, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर उसके हमारे पास ऑनर की डिटेल अवेलेबल है हमारे पास, तो ऑनर की टेबल अलग से बना ली LID के बेसिस पे। तो मेन चीज़ क्या है याद रखनी है कि इन तीनों के अंदर एक की रहेगी। की क्या है कि इन तीनों टेबल को एक इंटरलिंकिंग रहेगा, जिससे कि पहचान सकें कि कौन सी आईडी का डेटा है। तो वो है हमारे पास LID। तो ये जो LID है वो हमारे पास इसके अंदर भी मिलेगी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। फिर उसके अंदर क्या जो भी डेटा है, जैसे हमारे पास ये पार्सल के बेसिस पे टेबल बनाई गई है और ये हमारे पास ओनर के बेसिस पे कि उसका नेम और उसके पोस्टल एड्रेस फ़ोन नंबर के बेसिस पे। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो LID है वो हमारे पास सेम है, तो उससे हमारे पास ये हमारे पास की कहलाती है कि जो इंटर रिलेशनशिप दिखा रही है इनके बीच का। तो ईजिली है कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसको पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेबल्स में सेव कर दिया जाए, जिससे कि हम ईजिली उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें और स्टोर कर सकें। फिर बाद में उसको प्रोसेस करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी जो भी हमारे पास 4 डेटाबेस हैं उसमें जो सबसे आजकल यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा सेव होता है बहुत उसको एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। बस इनके बीच में जो इंटरलिंकिंग होती है की के थ्रू, जो LID है लैंड आईडी, उसके बेसिस पे हमारे पास इन टेबल्स को इंटरलिंकिंग मिलती है। ईच टेबल्स कंटेंट डेटा फॉर वन एंटिटी। एक एंटिटी के लिए डेटा एंटर करते हैं। इन द फर्स्ट टेबल एंटिटी इज लैंड टाइटल। इन द सेकंड एंड थर्ड टेबल एंटिटीज आर पार्सल एंड ऑनर। लेकिन लैंड आईडी के बेसिस पे हमारे पास उसका लैंड टाइटल क्या है, पार्सल और ऑनर की डिटेल्स क्या है, वो सारी हमें मिल जाएंगी। द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स विद कॉलम्स कंटेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। तो हमारे पास कॉलम के अंदर एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रोज के अंदर हमारे पास जो भी आईडी होती है हमारे पास, जैसे लैंड आईडी थी तो जो भी की होती है उसको एंटर करते हैं। ईच कॉलम हैज़ ए डिस्टिंक्टिव नेम एंड हियर एवरी एंट्री इन अ सिंगल कॉलम मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस फॉर यूटिलिटी कंज्यूमर मैनेजमेंट। उसके अंदर देखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे तो टाइप सर्विस और यूजर। उसके बाद हमारे पास ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, टाइप सर्विस के बेसिस पे, यूज़र के बेसिस पे भी डेटा अवेलेबल है। जैसे यूज़र के बेसिस पे डेटा अवेलेबल है तो यूज़र के नाम मीन्स यूज़र की आईडी, और फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है वो नेम, एड्रेस, टाइप कंज्यूमर और अमाउंट यूज्ड है।
फिर हमारे पास क्या है कि एड्रेस के बेसिस यहाँ पे लिख लिए, फिर उसका कौन सा टाइप कंज्यूमर है, ओनर कौन है, टाइप कंज्यूमर कौन है, यूज़र कौन है। तो ये सारे का इंटरलिंकिंग हो रही है, लेकिन इनके जो एक कॉमन इंटर रिलेशन से दिखाया जा रहा है जिसको की कहते हैं, और उसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं उस की के बेसिस पे डेटा की एंट्री हो रही है टेबुलर फॉर्म में। तो आपको इस डायग्राम से पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और आप इजीली इस फिगर से आप समझ सकते हो कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, फिर भी हम उसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय कोड एंड इज पॉपुलर अमंग GIS यूजर। तो सबसे पॉपुलर जो है वो रिलेशनल मॉडल है। ए रिलेशनल डेटाबेस अलाउज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशंस एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन सच ए डेटाबेस। डेटा एंड रिलेशंस between them are organized in tables. A table is a collection of records and each record in the table contains the same field. तो कोई ना कोई सेम फील्ड रहती है जिसके बेसिस पे एट्रीब्यूट जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशनल टेबल्स आर वैल्यूज आर एटमिक, ईच रो इज यूनिक, हर एक रो जो है यूनिक होती है क्योंकि ID सबकी अलग अलग होगी। सीक्वेंस ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, कोई भी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रॉपर सीक्वेंस में हो, वो नीचे वाली ID ऊपर लिख सकते हैं या कहीं पर भी लिख सकते हैं क्योंकि उस ID के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं डेटा को। ईच कॉलम हैज़ ए यूनिक नेम, कॉलम वैल्यूज आर ऑफ सेम काइंड, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, और जो रोज का जैसे सिग्निफिकेंट नहीं होता वैसे कॉलम का सीक्वेंस भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। कॉलम की जो भी एट्रीब्यूट का जो लिखते हैं हम एट्रीब्यूट्स कॉलम के कॉलम में, वो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सर्टेन फील्ड्स में भी डिजाइनेटेड एज कीज विच मीन्स डेट सर्चेज फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ डेट फील्ड विल यूज इंडेक्सिंग टू स्पीड दैम अप। तो हमारे पास जो इंटरलिंकिंग होती है वो कीज के थ्रू होती है कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्च ऑपरेशन है, कोई भी डेटा को रिट्रीव करना है या फिर डेटा कोई भी आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कीज के थ्रू हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं। फील्ड्स इन 2 डिफरेंट टेबल्स टेक वैल्यूज फ्रॉम द सेम सेट। तो 2 टेबल्स के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सेम सेट से होती हैं, मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग होती है, जैसे ID का बताया था। ए जॉइन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म टू सेलेक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द 2 टेबल्स बाय मैचिंग वैल्यूज इन दोज फील्ड्स। तो जॉइंट ऑपरेशन मीन्स अगर कोई भी ऑपरेशन 2 टेबल्स में चलाना है तो हम उस फील्ड के थ्रू चला सकते हैं या की के थ्रू चला सकते हैं। ऑफन बट नॉट ऑलवेज द फील्ड्स will have the same name in both tables. For example, organization table might contain employee ID, department code, pairs, and the department table might contain department name code, number of employees in the department, pairs to identify an organization's salary expenses. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की टेबल बनाई जाए तो उसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि एम्प्लॉय की ID और डिपार्टमेंट कोड हो, और दूसरा हमारे पास कि अगर डिपार्टमेंट टेबल बनाई जाए तो उसके अंदर जो है डिपार्टमेंट नेम कोड हो और साथ के साथ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारे पास इन दोनों टेबल्स के अंदर कुछ ना कुछ लिंकिंग होगी। जैसे डिपार्टमेंट कोड है तो अगर ऑपरेशन हम रन करते हैं दोनों टेबल्स के लिए तो इस सेम जो फील्ड है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। वी कुड सम द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट बाय जॉइनिंग द एम्प्लॉय कोड एंड डिपार्टमेंट कोड। अब दोनों सेम है दोनों टेबल में, तो हमारे पास उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है उनको ऐडअप कर सकते हैं। दिस कैन बी extended to joining multiple tables on multiple fields because these relationships are only specific at retrieval time. The relational database are classes as dynamic database management system. The relational database management system RDBMS is a database based on relational model. The main disadvantage is the terminology of the relational database, which can be confusing because of use of the different terminology by different users. तो जो मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं यूज़र्स, जो यूज़र है जो डेटा को मैनेज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है। तो कुछ डिफरेंट यूज़र्स हैं तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये एक हमारे पास मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो भी हम रिट्रीव करते हैं डेटा वो यूज़र करेगा और यूज़र
को पता है कि किस फॉर्म में और किस नाम से, किस टर्मिनोलॉजी से डेटा को स्टोर किया, तो वो रिट्रीव कर सकता है डेटा को। लेकिन कोई और वहाँ से अपने कोई भी आइटम सर्च करेगा तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी। ऑल्दो द रिलेशनल मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल, ये जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल होता है फ्लेक्सिबल होता है देन द हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल, बट स्टिल सफर्स फ्रॉम द डेटा रिडंडेंसी एंड कैन बी स्लो एंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हमारे पास फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन हमारे पास इसके अंदर भी डेटा की रिडंडेंसी होती है, तो इसलिए ये स्लो परफॉर्म करता है और इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। इट्स एफिशिएंसी इज़ रिड्यूस्ड विद हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्मेट्स ऑफ GIS बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रेंज ऑफ द डेटा टाइप्स। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है जब हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा जो है नेटवर्क डेटा के अंदर स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन अगर इसको रिलेशनल मॉडल के अंदर स्टोर करते हैं उसके मेथड से, तो एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि GIS के अंदर जो है हमारे पास लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स हैं। अब जैसे हमने एडवांटेजेस तो देखे हैं, डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस भी देखें पर फिर भी देख लेते हैं जो भी पॉइंट्स हमारे पास। इट कैन नॉट हैंडल जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट सच एज कनेक्टेड टू, नियर टू और फार फ्रॉम। तो ये हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस मॉडल के अंदर नहीं होते, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। कि इंटरलिंकिंग के एरो से शो नहीं होती ना, क्योंकि पॉइंट्स जो भी आईडी होती है हमारे पास की होती है उसके बेसिस पे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। तो ये जो कनेक्टेड टू किससे कनेक्टेड है या फिर नियर टू या फार फ्रॉम है, वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आता है। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम डाटा रिडंडेंसी, इसके अंदर डेटा रिडंडेंसी रहती है एंड कैन बी स्लो एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच इज फाउंड इन GIS, देयर इज अ लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिफिकल्टीज विद द हैंडलिंग ऑफ टाइम। जैसे अभी देखा था वही डिसएडवांटेजेज है। तो हमारे पास 3 डेटा मॉडल हो गए। फोर्थ जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जो कि अभी हमारे पास एमर्जिंग में, मीन्स अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है, जो कि ईजिली वे है हमारे पास डेटा मॉडल का। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concepts have its origin from computer programming language and have found application in solving redundancy and sequential search in the relational database। तो जो रिलेशनल डेटाबेस था हमारे पास थर्ड वाला, उसके अंदर रिडंडेंसी तो थी हमारे पास अवेलेबल, डेटा के अंदर रिडंडेंसी थी, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अब ये क्या हमारे पास डेवलपिंग है, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है ये वाला मॉडल। तो इसके अंदर जो भी लिमिटेशंस है हमारे पहले 3 की, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो जो भी रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास ये कंप्यूटर बेस्ड अभी ओरिजिन हुआ है इसका। इन GIS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैव बीन फाउंड यूजफुल इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स स्पेशियल एंटिटीज़। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास ये यूजफुल होता है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेज साथ के साथ देखते जाइए। फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेटाबेस मॉडिफिकेशंस व्हेन ऑपरेशंस सच एज पॉलीगन ओवरले आर कैरिड आउट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डेटा आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज ऑफ यूनिक एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके यूनिक और जो भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट के बेसिस पे और उनकी जो आईडीज़ है उनके बेसिस पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है। तो जैसे ये था इस डायग्राम में देखिए, फोर्थ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अंदर क्या है, क्लासेस के बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे और उसके जो भी ऑपरेशंस होंगे उनके बेसिस पे डिफरेंट डेटा जो है स्टोर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, उनकी आईडीज़ के बेसिस पे, या जो उसके क्लासेस किस क्लास के अंदर आता है वो उसके बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। फिर उसके बाद क्या हमारे पास, in object oriented database data are defined in terms of series of unique and discrete objects having similar phenomena known as object class having some natural structuring criteria। तो ऑब्जेक्ट क्लासेस के बेसिस पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिस्क्राइब्ड इन द डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, जिसे हम स्टेट कहते हैं, एज वेल एज ए सेट ऑफ प्रोसीजर विच डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर। तो जो भी ऑपरेशंस और मेथड्स थे, जैसे भी देखा था कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस और क्लास के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। दीज डेटा आर इनकैप्सुलेटेड विद इन एन ऑब्जेक्ट
विच इज डिफाइंड बाय द यूनिक आइडेंटिफायर विद इन द डेटाबेस। तो उसको आइडेंटिफाई करना भी ईजी हो जाता है। वंस द डेटा हैव बीन एनकैप्सुलेटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, द ओनली वे टू चेंज और टू कैरी दैम इज़ टू सेंड अ रिक्वेस्ट नोन एज मैसेज टू कैरी आउट वन ऑफ इट्स ऑपरेशंस। तो जो भी हमारे पास क्वेरी रन करनी होती है तो कोई ना कोई मैसेज भेजना पड़ता है, तब उसके बाद उसके डेटा की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। द टाइप्स ऑफ क्वेरिंग पॉसिबल डिपेंड ऑन द ऑपरेशन दैट हैव बीन यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स। तो क्वेरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो वो कौन सी भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट के डेफिनेशंस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ए मैसेज विल डिपेंड ऑन इट्स स्टेट। तो जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो जनरली उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे मिलेगा। मैसेज जो हमने भेजा है डेटा को जो भी रिट्रीव करना है डेटा का या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है किसी आइटम की, तो जो हमने मैसेज भेजा है उसका रेस्पॉन्स जो मिलेगा उसके स्टेट के बेसिस पे मिलेगा या एट्रीब्यूट के बेसिस पे। एंड द सेम मैसेज विल may bring about a different reaction when received by different objects in a different context. This is termed as polymorphism. तो वही सेम मैसेज अगर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भेजा जाए, मीन्स हमने पहले आइटम 1 सर्च किया, उसके लिए मैसेज भेजा, तो जो रिएक्शन मिलेगा, जो रेस्पॉन्स मिलेगा वापस, उसका जो रिप्लाई मिलेगा वो उसके स्टेट के बेसिस पे मिलेगा, उस आइटम के स्टेट के बेसिस पे मिलेगा या फिर उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे मिलेगा। अगर वही सेम मैसेज हम दूसरे आइटम 2 के लिए भेजते हैं तो वो उसके करैक्टरिस्टिक के बेसिस या एट्रीब्यूट के बेसिस पे मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सेम आंसर हमें नहीं मिलता है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के या उसके कंटेक्स्ट के बेसिस पे मिलता है हमारे पास जो भी मैसेज का रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डेटा यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नीड टू बी क्लियरली डेफाइनेबल एज यूनिक आइडेंटिटी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो यूनिक एंटिटीज़ के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि इज इट सिचुएटेड इन और कंटेंस। इसके अंदर क्या क्या हमारे पास एड्रेस है और फिर उसके अंदर यूजर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि डिस्ट्रिक्ट के नेम्स होंगे तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट के लेयर में आएंगे। फिर उसके अंदर जो रेजिडेंशियल होंगे, जो भी टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, उनके ऑनर की डिटेल और फिर उसके एड्रेस के बेसिस पे होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड था हमारे पास उसके यूजर, मींस नेम, टाइप कंज्यूमर और अमाउंट यूज्ड, तो उसके बेसिस पे होता है। जैसे उस डायग्राम में देखा था हमारे पास, ये तो क्लास हो गई, क्लास के बेसिस पे फिर उसके एट्रीब्यूट्स, क्लास एट्रीब्यूट्स और हमारे पास उसके क्लास एट्रीब्यूट और थर्ड चीज़ है हमारे पास ऑपरेशंस। तो ये हमारे पास क्या ऑपरेशंस परफॉर्म है उसके बेस पे डेटा स्टोर होता है। तो इसके अंदर जो भी डेटा रिट्रीव करते हैं, मैसेज भेजना पड़ता है और फिर हमारे पास उसके आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हर एक मैसेज का जो रेस्पॉन्स आता है उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो भी हायरार्की होती है डेटा स्टोर करने की, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, फिर एड्रेस है, फिर यूज़र है हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एड्रेस क्या है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है या उसके अंदर क्या क्या आता है। फिर उसके हमारे पास एड्रेस मिल गया, फिर वो जिसके अंदर टाइप ऑफ सर्विस, टाइप बिल्डिंग और ऑनर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, लिव सेट या फिर यूज्ड बाई यूज़र, नेम, टाइप कंज्यूमर, अमाउंट यूज्ड, ये सब उसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये सब अभी डेवलप्ड के अंदर है, डेवलपिंग है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास, डेटा रिडंडेंसी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आ रहा था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एलिमिनेट हो जाता है। पर अभी इसका डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ये सब अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितने के पहले 3 है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले 3 से पूछे जाएंगे। अगर आपको फिर भी पढ़ना होगा तो आप इससे मेरी PDF से पढ़ सकते हो, और ये सेम ही चीज़ लिखी होगी, आगे जितना भी लिखा होगा वो सेम टू सेम चीज़ लिखी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी। नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वेरी जब हम करते हैं तो उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। हम डायरेक्ट नहीं होते, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसके फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई क्वेरी करते हैं तो उसके लैंग्वेज के बेसिस पे करते हैं। तो इसके अंदर ही वो हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी क्या है।
कि नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी रिट्रीव्स अ डेटा सबसेट बाय ऑपरेटिंग विद नॉन स्पेशल डेटा. During the non-spatial data query, the selected data subset can be studied in the table, displayed in figures, maps or charts, and linked to a certain highlighted features in a map. तो जो भी हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी होती है वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है एट्रीब्यूट डेटा जो होता है उसके ऊपर परफॉर्म होती है, रन होती है. जो भी हमारे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो रिट्रीव करने के लिए इसको रन करते हैं हम. जो भी डेटा क्वेरी होती है इसके अंदर क्या हमारे पास कुछ सिलेक्टेड डेटा सबसेट जो है हमारे पास उसको हम स्टडी कर सकते हैं टेबल में, फिगर्स के बेसिस पे, मैप, चार्ट्स या फिर उसके बीच में जो लिंक है उनके मैप बनाकर. तो जो भी क्वेरी होगी वो इजी हो जाती है. इससे समझना नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैप, चार्ट, फिगर्स या फिर टेबल इनके बेसिस पे रिट्रीव कर सकते हैं हम डेटा को. वी कैन ऑल्सो हैव सेलेक्टेड डेटा सबसेट इन द सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. फॉर नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी वी हैव टू मेक द यूज ऑफ एक्सप्रेशंस विच शुड बी इंटरप्रेटेबल बाय द GIS और DBMS. तो जो भी हम क्वेरी रन करते हैं या क्वेरी हमें कोई भी क्वेश्चन चाहिए होता है, पूछना होता है, तो उसको हम सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि GIS या फिर DBMS हो उसको इंटरप्रेट कर सके. वन ऑफ द वाइडली यूज एक्सप्रेशंस इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो हमने SQL के बारे में देखा था. तो SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि हमारे पास GIS के द्वारा इंटरप्रेट की जा सकती है. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मॉडल क्या है. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए डेटा क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज विद डिजाइन फॉर रिलेशनल डेटाबेस. जो टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है वो जनरली SQL जो उस डेटा के ऊपर या उसके ऊपर क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल ज़्यादा है. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो डेटा क्वेरी है मैनिपुलेशन लैंग्वेज विद द डिज़ाइन फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस. SQL was originally developed by IBM in the 1970s and later many commercial DBMS like Microsoft, Oracle, Access, Informix and other have adopted SQL. सबसे पहले IBM ने बनाया था, उसके बाद Microsoft, Oracle वगैरह ने भी SQL का यूज़ किया है. SQL is a standard सब लैंग्वेज फॉर querying tables. तो टेबल मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है. तो जनरली उस के जो टेबल्स होती हैं उनके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करने के लिए SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेबल्स विच शुड बी लिंक्ड बिफोर द क्वेरी. और जो टेबल्स है वो लिंक्ड होती हैं क्वेरी परफॉर्म करने से पहले. लैंग्वेज बिकम्स मच मोर पावरफुल व्हेन टेबल्स आर लिंक्ड. बाय यूजिंग कॉमन कीज एज ए रिजल्ट द प्रोसेसिंग ऑफ मच मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डैट इन्वॉल्व मल्टीपल टेबल्स आर पॉसिबल्स. तो हमारे पास डेटा जो है मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड है और उसके ऊपर कोई क्वेरी रन करनी है तो हमारे पास एक कॉमन की होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में बताया था. तो इससे कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज है थोड़ी पावरफुल वर्क कर पाती है अगर हमारे पास कोई भी कॉमन की अवेलेबल है. तो मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टेबल इंटरोगेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू एवरेज द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट अक्रॉस सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स एंड टू क्रिएट अ न्यू एट्रीब्यूट्स through arithmetic operations on existing ones. Example, create a new attribute equal to the ratio of the two selected attributes. तो जो भी क्वेरी हमने रन की है या फिर हमारे पास दो टेबल्स हैं उसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी की कॉमन की अवेलेबल है और वो हमारे पास डेटा कॉम्प्लेक्स है, उससे क्या हम नई एट्रीब्यूट टेबल बना सकते हैं. मीन्स अगर हमारे पास दो टेबल है और उन दोनों की टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको एवरेज वैल्यू करके एक नई एट्रीब्यूट टेबल बनानी है या फिर कोई दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन रन करके कोई नई टेबल बनानी है, तो हमारे पास इस जो भी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे और कॉमन कीज के बेसिस पे हम जो भी परफॉर्म होती है उसको रन कर सकते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टेबल इंटरोगेशन include the ability to average the values of an attribute across selected records and to create a new attribute through arithmetic operations on existing ones. Example क्या है, creating a new attribute table equal to the ratio of two selected attributes. तो to use SQL to access a database we should follow the structure also known as syntax. तो आप C लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज में देखे होंगे कि कोई भी क्वेरी रन करनी है तो कंप्यूटर फॉर्मेट में जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सके, इंटरप्रेट कर सके, JS इंटरप्रेट कर सके,
उस लैंग्वेज में हमें क्वेरी करनी है। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्वेरी करते हैं, उसको सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स जो होता है एसक्यूएल का वो होता है सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। सेलेक्ट कहाँ से करेंगे? एट्रीब्यूट लिस्ट से। फ्रॉम रिलेशन दिखाता है और वेयर कंडीशन शो करता है। तो ये तीन चीज़ हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल सिंटैक्स है। सेलेक्ट, एट्रीब्यूट, सेलेक्ट जो है एट्रीब्यूट लिस्ट, सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट, फ्रॉम, रिलेशन, वेयर, कंडीशन। तो जो ये कीवर्ड्स हैं जो इटैलिक फॉर्म में सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, ये कीवर्ड्स हैं। द कीवर्ड सेलेक्ट, चूज फील्ड और फील्ड्स, कीवर्ड फ्रॉम, चूज अ टेबल और टेबल्स फ्रॉम द डेटाबेस, वेयर, द कीवर्ड वेयर स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर डेटा क्वेरी। तो जनरली क्या है, ये हमारे पास सिंटैक्स है। सेलेक्ट लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा फील्ड है एट्रीब्यूट लिस्ट में, कौन से फील्ड से हमें डेटा रिट्रीव करना है। फ्रॉम मतलब कि हमारे पास क्या रिलेशन है, टेबल को चूज करेंगे। और वेयर मतलब कि हमारे पास क्या कंडीशन, मीन्स हम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो सिंटैक्स है हमारे पास वो एसक्यूएल लैंग्वेज का सिंटैक्स है। इसी लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो हमारे पास जो जीआईएस है या कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा जो भी क्वेरी हम पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या हमारे पास एसक्यूएल मॉडल इज एप्लीकेबल टू क्वेरी लोकल एंड एक्सटर्नल डेटाबेसेस। एसक्यूएल मॉडल ओनली वर्क्स इन जीआईएस पैकेजेस हु हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कीवर्ड सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। तो अब ये हमारे पास सिंटैक्स है एसक्यूएल का। तो ये तभी वर्क करेगा जब हमारे पास जीआईएस के अंदर ये इंटरप्रेट हो सके। तो जो ऑलरेडी जीआईएस पैकेजेस है वो एसक्यूएल मॉडल पर वर्क करते हैं, या फिर जो भी जीआईएस के अंदर एसक्यूएल मॉडल है वो ये जो कीवर्ड्स हैं सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर वो इनको इंटरप्रेट कर पाएगा, तभी हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स स्किल फॉर प्रोग्रामिंग। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको रन करना या जो भी सिंटैक्स लिखना है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके साथ साथ हमारे पास उसको रन करने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल है क्या और नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी कैसे रन होती है वो बस आपको ध्यान रखना है। जैसे डीडीएल है, एसक्यूएल को 2 में डिफाइन किया गया है, डीडीएल और डीएमएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, रिलेशनशिप्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। सेकेंड है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच आर यूज फॉर क्वेरीज एंड डेटा मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास बफरिंग एंड नेबरहुड फंक्शंस। बफरिंग एंड नेबरहुड फंक्शंस देख लेते हैं जो कि गेट सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने ये 3rd यूनिट में इंक्लूड किया कि बफरिंग क्या होता है। बफरिंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी फंक्शन इन जीआईएस इज वन ऑफ द neighborhood functions and it is used to create a zone of interest around an entity or set of entities। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है कि बफरिंग क्या होती है, ये होता है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ जोन ऑफ इंटरेस्ट अराउंड एन एंटिटी और सेट ऑफ एंटिटीज़। मीन्स हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है या फिर कोई भी पॉइंट डेटा है, लाइन डेटा या फिर पॉलीगन डेटा है, उसके अराउंड अगर हम कोई भी जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, कितना बड़ा होगा वो सब हमारे पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बफर जोन हमें क्रिएट करना है। तो अगर जोन ऑफ इंटरेस्ट उस सेट ऑफ एंटिटीज़ के अराउंड क्रिएट करते हैं तो उसको हम बफरिंग कहते हैं। ये हमारे पास जनरली जीआईएस के अंदर क्या है, नेबरहुड फंक्शन के अंदर आता है, क्योंकि उसके आसपास के ही नेबरहुड में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन देखना है बफरिंग का तो वो है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए जोन ऑफ इंटरेस्ट अराउंड एन एंटिटी और सेट ऑफ एंटिटीज़। Buffering allows a special entity to influence its neighbors or the neighbors to influence the character of an entity। तो जनरली जब बफरिंग करते हैं तो जो नाइबर्स होते हैं, बफरिंग क्या है हमारे पास नाइबरहुड में ही जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। तो जो भी हमारे पास आसपास नाइबर जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। बफरिंग जब हम करते हैं तो आसपास की चीज़ें उससे इन्फ्लुएंस होती हैं और जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो भी बफरिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अदर नेबरहुड फंक्शन डेट इंक्लूड डेटा फिल्टरिंग, ये सब इंक्लूड नहीं है कि दूसरे नेबरहुड फंक्शंस भी हमारे पास, जैसे डेटा फिल्टरिंग इन्वॉल्व्स द रिकैलकुलेशन ऑफ साइल्स इन ए रास्टर इमेज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेबर्स। तो ये आपने
डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में देखा होगा फ़िल्टरिंग का मेथड, कि जितनी भी सेल्स होती है ग्रेड होती है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टरिंग प्रोसेस होते हैं, वो भी एक नेबरहुड फंक्शन होता है। तो हम नेबरहुड फंक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं बफर, न कि फ़िल्टर पढ़ेंगे हम यहाँ पे जो मेन फोकस रखेंगे वो बफर पर ऊपर रखेंगे कि बफर क्या होता है। बफर मैंने जैसे बताया कि इफ़ ए पॉइंट इज़ बफर्ड ए सर्कुलर जोन इज़ क्रिएटेड इफ़ द बफरिंग लाइन्स एंड एरियाज क्रिएट्स ए न्यू एरियाज। तो जब हम पॉइंट का, मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई लाइन है या फिर कोई पॉलीगन है, तो इसका बफर बनाएंगे, आसपास का जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इसका जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और इसका जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। तो जब पॉइंट का जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं या फिर बफरिंग करते हैं तो एक सर्कुलर जोन बनता है, जबकि लाइन और हमारे पास पॉलीगन है उसका जो बफर क्रिएट होता है वो हमारे पास एरिया के फॉर्म में क्रिएट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफरिंग फंक्शंस है। बफरिंग पॉइंट, एक पॉइंट को बफर किया तो एक सर्कल बनेगा, और जब हमारे पास बफरिंग लाइन, ये लाइन है, उसको बफर किया तो हमारे पास एक एरिया के फॉर्म में होगा। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। अगर डिफरेंट लाइन्स है और दो बफर जोन क्रिएट करने तो भी एरिया क्रिएट होगा। बफरिंग एरिया क्या है हमारे पास, ये पॉलीगन है तो इसके बाहर का ये हमारे पास बफरिंग एरिया है। ये D1 D2 ये हमारे पास बफरिंग एरिया है। तो हमारे पॉइंट के केस में हमारे पास सर्कल बनता है और लाइन और पॉलीगन के केस में हमारे पास एरिया क्रिएट होता है। बफरिंग मीन्स, और ये कितना बड़ा करना है ये हमारे पास नीड के ऊपर है कि हमारा पर्पज़ क्या है, कितने एरिया के बेस में हम चीज़ें देखना चाहते हैं। बफरिंग का काम कहाँ आता है? हाँ, बफरिंग का काम है कि जैसे आप मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर के आसपास कितने हॉस्पिटल आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं। तो आसपास का मतलब क्या, हमारे ऊपर रेंज डिपेंड करती है कि हम कितने एरिया में हम चीज़ों को फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 किलोमीटर का है, तो अपना घर जो हो गया एक पॉइंट हो गया, उसके 5 किलोमीटर का रेडियस लेके 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर तो हमारे पास डायमीटर 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो उस 10 किलोमीटर डाया के अंदर कितने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं या फिर नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सारे एनालिसिस करने के लिए बफरिंग का यूज़ करते हैं हम। या फिर किसी भी रोड के लिए देखना है कि रोड के आसपास कितनी बिल्डिंग्स या कितनी चीज़ें आ रही हैं उसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर। तो जैसे हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था बफरिंग के बेसिस पे, तो आप ये देखिए, अगर ये लाइन है तो लाइन है तो एक तो हमारे पास लाइन के बेसिस पे इतना जो भी रेंज ऑफ बफरिंग गिवन होगी उतना रेक्टेंगल बन रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उस रेंज के सर्कल बन रहे हैं, एक यहाँ पर सर्कल और एक इस सर्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में भी गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास पॉलीगन या फिर हमारे पास लाइन हो, तो उसके केस में जो बफरिंग जोन बनता है वो एरिया के फॉर्म में बनता है, और जो हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में है वो सर्कल के फॉर्म में। पॉइंट के फॉर्म में बस हमारे पास बफरिंग कितने एरिया में करनी है, कितने डिस्टेंस पे करनी है वो दे रखा होगा, तो उसको रेडियस मान के सर्कल निकाल सकते हैं। और जब लाइन हो तो हमारे पास पहले लाइन की लेंथ के इक्वल हमारे पास रेक्टेंगल रहेगा, उसके साथ साथ हमारे पास जो लाइन का एंड रहेगा, एंड पॉइंट्स होंगे, उसके डिस्टेंस के बराबर 2 सर्कल बनेंगे हमारे पास, एक फर्स्ट पॉइंट पे और एक सेकंड पॉइंट पे। तो ये हमारे पास टोटल जो एरिया है वो टोटल एरिया हमारे पास लाइन का बफरिंग जोन है। इस लाइन का बफरिंग जोन ये टोटल है जितना भी सर्कल को इंक्लूड करके, और ये वाली लाइन है तो ये वाला पूरा बफरिंग जोन है। तो और ये हमारे पास पॉलीगन के केस में जो ये बाहर का है ये हमारे पास बफरिंग जोन है। बफरिंग जोन का मतलब है कि इस लाइन से सेम डिस्टेंस रहेगा, हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो सेम डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, इसके बीच की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो जो अंदर का पॉलीगन है, बाहर के पॉलीगन का जो डिस्टेंस रहेगा हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, जितने डिस्टेंस का हम बफरिंग या फिर बफर जोन बना रहे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार हमारे पास पॉइंट के बेस पर है, सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास मैप ओवरले बचा, उसके बाद हम मैप ओवरले देखेंगे, और उसके बाद एक और मैप ओवरले के बाद एक और बचता है मॉडलिंग नेटवर्क्स। तो ये हम मॉडलिंग नेटवर्क्स और मैप ओवरले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बफरिंग जोन तक ये कवर हुआ है। तो GIS का जो
मेनली हार्डली जो है 1 या 2 लेक्चर बनेंगे, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स बचे हमारे पास, मैप ओवरले और सेकंड हमारे पास मॉडलिंग नेटवर्क्स। तो मैं आपको साथ के साथ जो भी गेट प्रीवियस ईयर्स में आए थे उसके एग्जांपल्स भी साथ के साथ समझा रहा हूँ, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, तो ये आप अच्छे से इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉरी इम्पोर्टेंट है पर हार्ड नहीं है। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।